हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना कॉमर्स का चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट कर लिया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया था। आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 20 एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने कि सर इस वीडियो चैप्टर को अपलोड करिए। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया, बट आज मैं अपलोड कर दे रहा हूँ और अब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना इस चैप्टर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या वो देखते हैं और इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करते हैं। देखो, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री से सामान किसी और कंट्री में भेजते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया वाले सामान अपना मान लो अमेरिका में जो है सेल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं अपने देश, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। तो अभी फिलहाल जो चैप्टर है वो क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपना सामान सेल करती है, भेजती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, देखो सिंपल सी मीनिंग है। एक्सपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज यानी कि किसी अदर कंट्री को, किसी दूसरी कंट्री को जब गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड बोला करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम सिंपल था यहाँ तक। तो आगे देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। चाहे ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, चाहे फंक्शंस बोल लो, चाहे पर्पस बोल लो, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड का। ठीक है, तो बेटा देखो, नंबर 1 है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पहला पर्पस क्या है एक्सपोर्ट ट्रेड का? कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। दूसरी कंट्री में जो हम लोग सामान भेजते हैं तो उस दूसरे देश की हमें करेंसी मिल जाती है, जो कि हमारे बहुत काम आती है। किसी और से कैपिटल गुड्स वगैरह मंगाने हो तो फॉरेन जो कंट्री की जो करेंसी होती है वो हमारे पास पहले से रिजर्व रहती है। ठीक है, नंबर 2, टू इंक्रीज नेशनल इनकम। हमारे देश की नेशनल इनकम जो इंक्रीज हो जाती है, समझ में? बाहर भेजोगे तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और नेशनल सोचते हो राष्ट्रीय आय, देश की कुल मिलाकर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम, मतलब सबकी जो मिला के जो देश की टोटल इनकम हो रही है वो क्या हो जाती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नंबर 3, मैंने बोला था ना कि ये पॉइंट तो घुमा फिरा के आपका बार बार आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से देख लो। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट समझते हो? एम्प्लॉयमेंट सोचते हो ना, रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, जॉब मिलता है। कैसे मिलता है भाई? अब देखो, इतना बड़ा काम हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है, उसके लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना। शिप पे जा रहा है, ये कुछ कितना कुछ हो रहा है भाई। पानी वाला जहाज है, वो काम क्यों आता है? सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे। अब वहां पे लोग जॉब करते हैं, शिप का काम है, लोग शिप बनाते हैं, लोग शिप में जॉब करते हैं, फिर जहाज जाता है, उसके ड्राइवर चाहिए, न जाने कितने लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर एक देश से दूसरे देश सामान जाना बंद हो जाए तो न जाने कितने काम क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट देख लो कितना जनरेट होता है, लोगों को काम मिलता है। ठीक, एक ये फायदा है। नंबर 4, टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेस है अपनी अपनी कंट्री के पास, वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लेते हैं। भाई हर कंट्री का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, कोई एग्रीकल्चर में फेमस है तो कोई इंडस्ट्रीज में, सब लोग अपने अपने काम में फेमस है, अलग अलग कंट्री। तो जो उनका रिसोर्सेज जो उनके पास ज्यादा होता है, वो क्या है? उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। एक तो अपने होम कंट्री में भी काम आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कर लेते हैं? दूसरी कंट्री में भी भेज देते हैं। अब मान लो सपोज कोई ऐसी चीज बनाए हम लोग, मान लो हम लोग कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करें जो कि हमारे यहाँ कम होता हो, तो हम अपनी कंट्री के लिए बनाएंगे या दूसरी कंट्री के लिए बनाएंगे? समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या होता है, हम लोग वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ज्यादा होता है, तो हम अपने आप ही बना लेते हैं, हमारे यहाँ होम इंडस्ट्री में भी काम आएगा, और किसी दूसरी कंट्री में भी हम लोग क्या कर लेते हैं? उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 5, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। अच्छा, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाता है। अब एक दूसरे से आप कंट्री से दूसरी कंट्री भेजोगे तो टैक्स वगैरह लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उससे गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है? पैसा जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आता है, इनकम आती है। ठीक है, और जब वो इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, तो आप लोगों के वेलफेयर में पैसे लगा देते हैं सोसाइटी के पर्पज से, ताकि स्कूल खुल जाए, हॉस्पिटल खुल जाए। खुले ना खुले वो अलग बात है, बट बोला तो यही आता है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ठीक है, आगे देखो 6 पॉइंट,
टू क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन अच्छा हो जाता है जब आप एक देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हो तो आपका कोऑपरेशन बना रहेगा, है ना। टू इंटरनेशनल मतलब एक देश का दूसरे देश से क्या होता है, रिलेशन एक तरह से बोल सकते हो अच्छे रहते हैं। समझ में आई बात। तो ये सब हमारे पर्पस बोल लो, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, चाहे फंक्शंस बोल लो। अगर इसमें से कुछ भी बोलेगा तो आप इसको लिख के चले आना। 6 पॉइंट है, कोई भी एनी 5 ही आएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। शॉर्ट में आएगा तो 2 लिख देना, लॉन्ग में आएगा तो 5 लिख देना। डेट्स इट, इनफ, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। और ये आपका टॉपिक क्लियर है। अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है प्रोसीजर, और जो है क्या प्रोसीजर है एक्सपोर्ट ट्रेड का। तो प्रोसीजर और एक्सपोर्ट ट्रेड वो हम लोग देखते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग उसके प्रोसीजर देखेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बच्चों को बहुत समझ में नहीं आ रहा था और बच्चे इसी वजह से परेशान थे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे। तो जो आपकी परेशानी थी चलिए दूर करते हैं और इसको 1 बाय 1 स्टेप जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना बड़ा ये आपका प्रोसीजर है, जब आप एक कंट्री से, मान लो ये आपकी कंट्री है इंडिया और ये है आप दूसरी कंट्री अमेरिका, तो आप इंडिया से अमेरिका जब गुड्स सेंड कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब आप गुड्स बेच रहे हो या भेज रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। अब उसको भेजना कैसा, उसका क्या प्रोसीजर है, वही हमें पढ़ना है। तो उसको देख के डरना नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा ध्यान समझना, वीडियो को एक बार देखना, एटलीस्ट 2 बार देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख के आना, बाकी इसका नोट्स मैं दे दूंगा, आप लोग उसको जो है PDF डाउनलोड कर लेना। बाकी आप समझ जो तो अपने ओन वर्ड्स में लिखो, वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस इसका स्टेप याद कर लेना, क्या स्टेप होता है। लॉन्ग में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इंपॉर्टेंट, इस पर मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है। नंबर वन क्या होगा, नॉर्मली आप गुड खरीदोगे सबसे पहले क्या होगी, ट्रेड इंक्वायरी। तो यहाँ पर क्या होती है, ट्रेड इंक्वायरी होती है। जो भी दूसरी कंट्री है वो आपसे क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। कोई भी बायर होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले इंक्वायरी करता है। भाई मान लो अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, तो उसने क्या किया, हर जगह इंक्वायरी करी। जितने भी इंपोर्टर थे, है ना, सबसे क्या किया, इंक्वायरी की। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, हर जगह उसने क्या करी, ट्रेड की इंक्वायरी करी। तो उसको जहां पे भी सबको अलग अलग जगह इंक्वायरी कर ली, तो जितने भी इंपोर्टर थे, जितने भी सामान बेचने वाले थे, है ना, जितने भी थे सामान बेचने वाले थे, उन्होंने क्या किया, सबने रिप्लाई दिया। तो अब जहां का उसको बेस्ट लगेगा, जहां का भी जो बायर है, जो सामान खरीदने वाला है, उसको जहां का भी बेस्ट लगेगा वो क्या करेगा, वहां पे वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। क्या करेगा, ऑर्डर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट एक तरह से ऑर्डर हुआ कि कितनी क्वांटिटी में उसको सामान चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है। एकदम शॉर्ट में समझो तो उसमें जितनी भी चीजें, क्वालिटी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है। उसको एक तरह से ऑर्डर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, जितने भी बायर थे उन्होंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने पर जो भी सेलर थे उसने क्या किया, रिप्लाई दिया। जब रिप्लाई मिला तो उनको जहां का भी बेस्ट जगह लगा तो उन्होंने क्या किया, रिसिप्ट ऑफ इंडेंट यानी कि ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर मिलने के बाद, अब ऑर्डर मिल गया तो अब यहाँ पे इंपोर्टर ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, भाई हमें इतना गुड्स चाहिए, ठीक है। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, अब यहां से समझना। सबसे पहले वो क्या करेगा बेटा, क्रेडिट इंक्वायरी। क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा क्रेडिट की, कि भाई जो सामने वाला बंदा मुझे ऑर्डर दे रहा है, भाई पर्सनली तो मैं इसको नहीं जानता हूं, है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो लोग जानते भी नहीं है, तो क्या वो इस लायक है, क्या उतना कैपेबल है, क्या उसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि वो मुझे पैसा दे पाएगा। ऑर्डर तो वो मुझे दे रहा है, गुड्स तो खरीदने के लिए दे रहा है, क्या वो मुझे इतना पैसा दे पाएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं, बायर के बारे में, जो भी इंपोर्टर है उसके बारे में पता लगाते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पता लगा लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो वहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगला स्टेप क्या होता है एक्सपोर्टर का, एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या करता है, वो ऑब्टेन करता है। देखो जब भी हमें कभी गुड्स भेजने होते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। और जो एक्सपोर्ट लाइसेंस की वैलिडिटी होती है ना बेटा, वैलिडिटी,
वैलिडिटी समझते हो ना, तो वो कितने दिन के लिए होती है, वैलिड कितने दिन के लिए होता है, वो 90 डेज में, 90 डेज में एक्सपायर हो जाता है, तो आपको फिर से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप जब कभी भी गुड्स भेजने जा रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। ये 4 स्टेप हो गए, ठीक है, क्लियर है। नंबर 5 पे क्या है, डिक्लेरेशन रिकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जो भी आपके कंट्री में है वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई फॉरेन से हमारे पास, आपकी गवर्नमेंट को, कि हमारे पास जो फॉरेन से जितना भी पैसा आ रहा है, भाई आप सामान बना रहे हो, दूसरी कंट्री को बेचोगे तो वहां से दूसरी करेंसी आएगी, तो जो पैसा आ रहा है तो उस फॉरेन करेंसी का आप करने वाले क्या हो, आप अपने पास रखोगे कि अपनी कंट्री के में कन्वर्ट करवा लोगे करेंसी में, करोगे क्या, तो उसका आपको क्या करना पड़ता है, एक तरह से डिक्लेरेशन देना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। सारी करेंसी आप दूसरी कंट्री की अपने पास नहीं रख सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप उस करेंसी का क्या करने वाले हो, ठीक है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 देखो बेटा, फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब क्या करोगे, एक्सचेंज रेट को क्या करोगे, फिक्स करोगे। देखो अक्सर नॉर्मली होता क्या है कि जो रेट होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। आपको पता है कि डॉलर मान लो आज 80 में है तो कल 79 में हो सकता है 85 में हो, आजकल तो भाई डेली बढ़ ही रहा है डॉलर का रेट, तो मान लो कभी ना कभी अप एंड डाउन लगा रहता है। आप किसी भी कंट्री से करो तो वहां पर अलग अलग कंट्री का जो रेट होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। मान लो आज आपने डील किया भाई कि हम लोग जो है $100 पे आपने बात कर ली, $100 के हिसाब से बात कर ली। अब मालूम चला बाद में कि 1 महीने बाद $100 का रेट और बढ़ गया या फिर घट गया, तो अब वो सेम रेट तो रहेगा नहीं, वो सेम रेट तो रहेगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी भाई कि आप पेमेंट 1 महीने बाद कर रहे हो और रेट कब अप एंड डाउन हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप डील करो तो वहीं पर फिक्स करा लो कि भाई किस रेट में अगर रेट बढ़ता है या घटता है हम इतना ही पैसा देंगे, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं देंगे। तो ये छठा स्टेप हो गया, ये सारी चीजें हो जाती है बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां तक काम करने के बाद जब इतना काम कर लेता है कौन, एक्सपोर्टर, इतना काम जब एक्सपोर्टर कर लेता है तो वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब जो भी उसको मटेरियल बनाना है, जो भी प्रोडक्ट तैयार करना है, उसका गुड्स क्या करता है, कलेक्ट करता है। किसकी तरह किया जाता है, ये एक्सपोर्टर की तरह। एक्सपोर्टर क्या करता है, उस गुड्स को कलेक्ट करता है, अपने पास इकट्ठा करता है और सामान को बनाना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो क्या करता है, पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। भाई उसकी पैकिंग करता है और मार्किंग करता है, भाई जितने भी गुड्स हैं क्लियर हैं कि नहीं, जितनी क्वांटिटी बोला था है कि नहीं, उसको पैक वगैरह करके रख देता है। समझ में आई बात। इसके बाद क्या करता है बेटा वो, इसके बाद वो करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। अब उसके बाद वो अपॉइंट करता है एक फॉरवर्डिंग एजेंट। अब भाई अपने देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाना तो जाएगा नहीं एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास, तो वह करता है एक एजेंट को हायर करता है, जो आगे बहुत से काम होते हैं ना भाई, एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, जहाज पे रखना पड़ेगा, शिप से सामान जा रहा है वहां से बिल पास कराना, बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो ये सब काम एक्सपोर्टर नहीं करता है, सब काम करता है एक एजेंट बोल सकते हो या मिडिल मैन बोल सकते हो, वो करता है। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या करता है, जब गुड्स बन के तैयार हो जाएगा तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक फॉरवर्डिंग एजेंट को क्या करता है, हायर करता है। क्या करता है बेटा, फॉरवर्डिंग एजेंट को हायर करता है जो कि गुड्स को यहां से आगे काम पहुंचाने का काम करता है। अब गुड्स को एजेंट को हायर कर लिया और हायर करने के बाद गुड्स को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, चाहे ट्रेन से कर दिया, चाहे बस से कर दिया, किसी से भी कर दिया। और कहां कर दिया, फॉरवर्डिंग गुड्स टू पोर्ट, कहां भेज दिया, पोर्ट पे भेज दिया। पोर्ट समझते हो, जहां से आपका सामान जाने वाला है शिप से, तो वहां पे आपको भेज दिया, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे सी पोर्ट हो, तो कोई भी पोर्ट हो सकता है, चाहे पानी वाला हो चाहे हवा वाला हो, वो डिपेंड करता है। फॉरवर्डिंग गुड्स टू पोर्ट, नॉर्मली हम लोग शिप से ही सामान भेजते हैं, ये मान चलो। तो गुड्स को क्या कर दिया, यहां से फॉरवर्ड कर दिया। अब यहां से काम स्टार्ट होगा, फंक्शंस ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट एट पोर्ट। समझ में आई बात। तो अब ये गुड्स पहुंच जाएगा कहां पे, शिप पे, और शिप पे पहुंचने के बाद जो आपका एजेंट है वो क्या करेगा, फॉरवर्डिंग एजेंट है, वहां से उस गुड्स को रिसीव कर लेगा। समझ में आई बात। अब वो आगे के स्टेप करेगा। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये मुझे बता दो, एक बार फिर से रिवाइंड करा दे रहा हूं, देख लो जल्दी से। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले इंक्वायरी करी तो उसमें पता लगाया कि सबसे अच्छे अलग अलग इंपोर्टर से कांटेक्ट किया, इंपोर्टर ने रिप्लाई दिया, सॉरी अलग अलग एक्सपोर्टर से कांटेक्ट किया, तो एक्सपोर्टर ने जितने भी इंपोर्टर थे सबको रिप्लाई किया, जितने भी सेलर थे सारे बायर को रिप्लाई किया। अब बायर को जहां का भी गुड्स अच्छा लगा उसने क्या किया, उसको ऑर्डर दे दिया। अब जब ऑर्डर मिल गया तो एक्सपोर्टर ने पता लगाया भैया ये पैसा दे भी सकता है, खाली बस इंक्वायरी कर रहा है, तो उसकी क्रेडिट इंक्वायरी करी,
की है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मालूम चला कि नहीं भैया पैसे वाला है, पैसा दे देगा, तो उसके बाद क्या किया, उसका ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, हम लोगों ने लाइसेंस एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, लाइसेंस जो है ऑब्टेन किया, जिसकी वैलिडिटी क्या होती है 90 डेज होती है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आप गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, डिक्लेरेशन किया कि जो फॉरेन करेंसी से आने वाली है, जो दूसरी कंट्री से पैसा आने वाला है, उसका आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। फिर आपने बताया फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फिक्सेशन एक्सचेंज रेट मतलब आपने फिक्स कर लिया कि अगर रेट करेंसी का रेट अप एंड डाउन होता है तो पैसा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड बाय एक्सपोर्टर, अब उसके बाद एक्सपोर्टर ने गुड्स को कलेक्ट किया कि भाई कौन कौन से गुड्स चाहिए, फिर उसको बनाया वगैरह, बनाने के बाद पैकिंग करी, उसकी मार्किंग करी किसकी, गुड्स की, और उसके बाद एक अपॉइंट किया किसको, फॉरवर्डिंग एजेंट को, जो कि यहाँ से गुड्स लेके पहुँचाएगा। कहाँ पहुँचाएगा भाई, आपके शिप वगैरह में पहुँचाने का काम करेगा। फिर गुड्स को भेज दिया गया कहाँ पे बेटा, पोर्ट पे। पोर्ट पे पहुंचने के बाद फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट स्टार्ट होता है, जहां पर फॉरवर्डिंग एजेंट ने जाके ट्रेन से आया था चाहे बस से आया था, सारे सामान को कैरी किया, वहां से उठाया, वहां से ले गया, और कहां ले गया, शिपिंग के पास, जहां पे जहाज है वहां पे ले गया। अब जहाज में हमें सामान रखना है, तो वो यहां से सारे काम, यहां से लेके यहां तक के सारे फंक्शन किसके हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट के। अलग से अगर फॉरवर्डिंग एजेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये करोगे। ठीक है, क्लियर है, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, तो ये किसका काम है, फॉरवर्डिंग एजेंट का काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर 1, ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर। अब क्या करेगा फॉरवर्डिंग एजेंट, सबसे पहले जाएगा शिपिंग ऑर्डर लेगा। भाई आपके पास सामान है, आपका कंटेनर जाने वाला है, आपको जहाज पे सामान जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, जाके शिपिंग ऑर्डर लोगे। सामान रखने के लिए आपको शिप बुक करना पड़ेगा, तो जब शिप बुक करोगे आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा शिपिंग ऑर्डर। अब शिपिंग ऑर्डर जब वो ऑब्टेन करने जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक शिपिंग बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, जहाज पे सामान रखने के लिए इसको एक शिपिंग बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जब शिपिंग बिल प्रिपेयर करेगा तो वो क्या करेगा, पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह, जो भी एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह लगता है सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने में, वो पे करेगा। जब वो पे करेगा तो उसको क्या मिलेगी, बिल मिलेगी। क्या मिलेगी, शिपिंग बिल मिलेगी, जिसकी कितनी कॉपी होगी, याद रखना 3 कॉपीज देगा वो। ठीक है, जो भी ऑफिसर होगा वो उसकी 3 कॉपीज देगा। देखो ध्यान समझना, शिपिंग ऑर्डर चाहिए, जहाज पे सामान रखना है, तो उसके लिए वो जो एजेंट है, फॉरवर्डिंग एजेंट है, वो जाएगा कहाँ पे, शिपिंग ऑफिसर के पास जाएगा शिपिंग बिल ऑर्डर रखने लेने के लिए। जब जाएगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो पे करेगा। जब पे करेगा तो उसको क्या मिलेगी, शिपिंग बिल मिलेगी। शिपिंग बिल मिलेगी जिसकी 3 कॉपी होगी, एक कॉपी वो ऑफिसर रख लेगा, बाकी की 2 कॉपी क्या करेगा, फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देगा। समझ में आई बात, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद वो जब क्या करेगा, सारे सामान को लेके जाएगा जहाज पे, और जब जहाज पे ले जाएगा यानी कि शिप पे ले जाएगा तो उसको देने पड़ेंगे डॉक ड्यूज। डॉक मतलब डॉक चार्जेस। जब आप जहाज से सामान भेजते हो तो आपको डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि शिप का ऑफिसर होगा वो आपसे क्या करेगा, उसकी पेमेंट लेगा। जब आप डॉक चार्जेस पे कर दोगे, जो भी उसके चार्जेस है, जब पे कर दोगे तो ऑफिसर आपको अलाउ कर देगा और आप उस सामान को ले जा सकते हो, और साथ ही साथ आपको देगा, आप क्या कर सकते हो, सामान को ले जा सकते हो। कहाँ ले जा सकते हो, शिप पे जाके। अब उसके क्या करेगा भाई, डॉक चार्जेस पे करने के बाद जाके सारे सामान शिप पे रखवा देगा, शिप पे पूरी तरह से रखवा देगा अच्छे से, कि भाई सामान खराब नहीं होने पाए। इतना करने के बाद सही से जब लग जाएगा सामान, रख दिया जाएगा, तो उसको मिलेगा मेट रिसिप्ट। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। मेट रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट कौन देगा उसको, जो शिप का कैप्टन होगा ना, शिप का कैप्टन होगा वो देगा क्या, ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट देगा। मेट रिसिप्ट मिल जाएगी, यानी कि आपने सामान रखवा दिया। अब क्या करेगा फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट उस रिसिप्ट को लेके जाएगा कहाँ जाएगा, दोबारा से शिपिंग ऑफिस में। कहाँ जाएगा, ये वाला ऑफिस था ना शिपिंग ऑर्डर जहाँ से लिया था, शिपिंग ऑफिस में जाएगा। और जब शिपिंग ऑफिस में जाएगा तो जो भी वहां पे ऑफिसर वगैरह होंगे, उनको जो मेट रिसिप्ट है वो उनको दे देगा। मेट रिसिप्ट वहां पर क्या हो जाएगी, शिपिंग ऑफिस में डिपॉजिट हो जाएगी, वहां पर जमा कर ली जाएगी। और जो आपके पास जो बिल था ना, शिपिंग बिल, उस शिपिंग बिल पे भाई आगे पीछे होता है ना, तो बैक साइड में वो साइन करके दे देंगे आपको, जिसका मतलब है बिल ऑफ लेडिंग। ये एक तरह से प्रूव है कि हाँ भाई आपका सामान
जहाज पर रख दिया गया है, आपका जहाज सामान क्या है रख दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, जिसमें शिपिंग ऑफिसर क्या करेगा, साइन करके आपको दे देगा, हाँ आपका सामान जहाज पे रख दिया गया है, दैट इज ये क्या होगा, क्या बिल ऑफ लेडिंग। इसके बाद क्या होगा, यहां तक होने के बाद अगला वो काम क्या करेगा, जल्दी से जाएगा और उन सामान का इंश्योरेंस करा देगा। भाई आपका इतना ढेर सारा सामान समुंदर पे जा रहा है, कहीं पलट गया तो, जहाज ना डूब गया तो सारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या करा देगा, इंश्योरेंस करा देगा। कौन सा इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस करवा देगा। अगर बाई चांस कोई हादसा होता है तो आपका इंश्योरेंस के जरिए पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा वो, इन्फॉर्म टू एक्सपोर्टर। इतना काम करने के बाद फॉरवर्डिंग एजेंट जो होगा एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म कर देगा, बता देगा भैया देखो ऐसा है कि हमने सारा काम अपना कर दिया है, हमने अपना कमीशन वगैरह भी अपना बता देगा, अपने कमीशन की बात कर लेगा, हमने जो काम किया उसका हमारा इतना कमीशन बनता है, इतने इतने चार्जेस हुए हैं, आपको पे कर दो। तो एक तरह से इन्फॉर्म कर देगा एक्सपोर्टर को कि ये सारे काम हमने कर दिए। ये आपका फॉरवर्डिंग एजेंट का क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर ये अलग से पूछ ले तो ये सारे स्टेप आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या हो, फिर से यहां से स्टार्ट होगा किसका काम, एक्सपोर्टर का। यहां तक फॉरवर्डिंग एजेंट का था, यहां तक सारा काम एक्सपोर्टर का था, फिर यहां से यहां तक का किसका था, फॉरवर्डिंग एजेंट का था। अब फिर शुरुआत होता है किसका, एक्सपोर्टर का। अब वो क्या करेगा, प्रिपेयरिंग इनवॉइस। अब इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, इनवॉइस प्रिपेयर कर जितनी भी बिल्स वगैरह थी वो सारे एक साथ इकट्ठा करेगा, फिर देखिएगा टोटल कितना इनवॉइस आ रहा है, कितना बिल आ रहा है, उसको प्रिपेयर करेगा। कौन, एक्सपोर्टर। अब जब प्रिपेयर कर लेगा उसके बाद अगला स्टेप है उसका ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर। तो अब क्या करेगा वो, एक ऑब्टेनिंग इनवॉइस देगा, सर्टिफाइड इनवॉइस देगा। सर्टिफाइड इनवॉइस का मतलब यह है कि जितने भी गुड्स वो भेज रहा है, जितनी भी क्वालिटी, जिस क्वालिटी का भेज रहा है, जितनी क्वांटिटी में भेज रहा है, तो एक सर्टिफाइड देगा कि भाई हाँ, एक सर्टिफिकेट है कि हाँ मैंने जितने गुड्स आपने बोले थे इंक्वायरी में, जितने ऑर्डर दिए थे उतना है। एक तरह से ये प्रूव है कि हाँ मैंने उतने ही गुड्स भेजे हैं, तो पूरा सर्टिफिकेट वगैरह देगा। समझ में आई बात। उसके बाद क्या है, 14 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ओरिजिन का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, जैसे मान लो जहां से सामान मंगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्टर है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे मान लो इंडिया, अमेरिका। तो अमेरिका ने बोला हुआ है कि अगर इंडिया से गुड्स आएगा, मान लो अमेरिका ने बोला है कि इंडिया से कोई गुड्स आता है ना, तो उस पर हम आपको छूट देंगे, उस पर हम आपको टैक्स पे छूट देंगे, कुछ ना कुछ फायदा देंगे। तो मान लो कोई कंट्री ने ऐसा बोल रखा है किसी पर्टिकुलर कंट्री से, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, कि वो एक प्रूफ चाहिए होता है कि जो गुड्स आया है वो आपका इंडिया से आया है या फिर वो उसी पर्टिकुलर कंट्री से आया है। तो इसलिए जो भी एक्सपोर्टर होता है वो एक सर्टिफिकेट बना के देता है अपनी कंट्री का कि हाँ भाई ये गुड्स हमारी ही कंट्री से आया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो वहां से उसको जो भी छूट मिलनी होगी अपने कंट्री में इंपोर्टर को वो उसको मिल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक। नंबर 15, इतना कुछ करने के बाद क्या करेगा वो, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट्स। अब उसी में ही वो जो भी भेज रहा है इनवॉइस, तो उसमें बता देगा कि आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो वो कैश में कर दे, या तो फिर बिल एक्सेप्ट कर ले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर वो क्या कर दे, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दे। तो तीनों में से जो भी मेथड उसको एक्सपोर्टर कहे होगा, उस इंपोर्टर ने बोला होगा, उस पेमेंट को वो वहाँ पे मेंशन कर देगा, उससे वो पेमेंट कर देगा। और उसके बाद लास्ट में होता है एडवाइस टू द इंपोर्टर। एडवाइस टू द इंपोर्टर का मतलब होता है कि वो अब यहाँ पर इंपोर्टर को इन्फॉर्म कर देगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म कर देगा, भैया मैंने सारे गुड्स भेज दिए हैं, आप जाके पोर्ट से रिसीव कर लेना, पेमेंट कर देना। एक तरह से इन्फॉर्म कर देगा इंपोर्टर को, भाई साहब मैंने सारे ये काम कर दिए। और ये हो गया आपका प्रोसीजर भी। कैसा लगा प्रोसीजर, समझ में आया कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार 3 बार देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा आपको सिलेबस में जो भी कुछ भी है, अलग से बिल्स ऑफ लीडिंग वगैरह नहीं है, आप जाके बुक में चेक करना, आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, आप लोग को सिलेबस नहीं हो तो आप लोग सोचते हो सिलेबस कैसे मालूम चले क्लास 11th का। जब आप लोग बुक लिए होगे तो बुक में देखना स्टार्टिंग में सारे टॉपिक दिए रहते हैं,
चैप्टर इंडेक्स नहीं, उसमें एक टॉपिक दिया रहता है, उसमें मेंशन रहता है कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस का है, तो वही आपका सिलेबस होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो वो आपका सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। तो इतना ध्यान रखना, वही आपका सिलेबस है और इतना ही आपका इस चैप्टर में है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंपोर्ट रेट की बात करेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा और चैप्टर वो भी कंप्लीट कराऊंगा बहुत जल्द। इसी वीक मैंने बोला था, तो इसी वीक में आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कल संडे को ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लेना, बुक से एक बार रीड कर लेना। बाकी मैं नोट्स अपलोड करूंगा, यही हेडिंग है, इसके अंदर के पॉइंट भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप चाहना तो उसको देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।